Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So today we are going to cover the newspaper for 3rd of January 2025. So first of all, we are talking about the Cochin Carnival. जिसमें important highlight किया गया that a robotic elephant was used this time. So हम बोल सकते हैं कि इनोवेटिव अप्रोच को लिया जा रहा है एंड साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल कंसर्न्स को भी हम एड्रेस कर रहे हैं इन दी कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो एनिमल फ्रेंडली सेलिब्रेशंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बट क्या सच में जो रोबोटिक एलिफेंट है वो एक ट्रेडिशनल एलिफेंट की जगह ले सकता है? क्या उसके पीछे के एसेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा? तो एसेंस ऑफ ट्रेडिशन, ऑथेंटिसिटी के ऊपर कंसर्न उठ सकते हैं कुछ लोगों के। बट ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी है, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होगा एंड साथ ही साथ हम प्रिजर्व भी कर पाएंगे ट्रेडिशन को इन दी मॉडर्न वेज। Then next, Blinkit has launched 10-minute ambulance service. So it is an innovative step प्राइवेट एंटिटी की तरफ से, जहाँ पे लॉजिस्टिक, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर तीनों को जोड़ने की बात की जा रही है। जो एम्बुलेंसेस होंगी दे विल बी इक्विप्ड विद एसेंशियल लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर, एईडी, स्ट्रेचर, मॉनिटर, डिफरेंट मशीन्स। जो एम्बुलेंस होगी उसके साथ एक पैरामेडिक भी होगा एंड ऑल्सो एन असिस्टेंट एंड अ ट्रेन ड्राइवर। एंड उन्होंने बोला भी कि दैट इट इज नॉट अ गोल फॉर प्रॉफिट हेयर, वी विल ऑपरेट द सर्विस एट an affordable cost for the consumers and will invest in really solving this critical problem for the longer term. So Blinkit basically is filling a critical gap in the emergency response times, and it is reflecting how important role a private company can play in addressing the immediate needs. But question arises here, must this not be the utmost priority of the government? Because government has the primary responsibility to ensure that citizens are getting timely and affordable healthcare, which also includes ambulatory services. So such services should not rely only on the for such services we should not rely only on the private sector initiatives, but we also need public infrastructure which must be strengthened to avoid these disparities in the access. So we are seeing the beginning of privatization, the role of private entities in the public healthcare system also now. And अभी इसको सिर्फ गुड़गांव के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया जा रहा है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि आगे भी इसको बढ़ाया जाएगा। तो पब्लिक इमरजेंसी सर्विसेज इसेंशियल पार्ट है, ना कि सिर्फ अर्बन एरिया के अंदर बल्कि रूरल एरियाज के अंदर भी इम्पोर्टेंट है, ताकि इक्विटेबल हेल्थ केयर गोल्स को हम अटेन कर पाए। Then next, high credit card interest is not unfair trade practice, and here's why. So unfair trade practice, credit card interest rate जो होते हैं वो particularly higher है than most of the other forms of the credit, consumer credit, जिसमें 30 से 40% पर एनम एक्सीड करें। सो एक स्टार्किंग कॉन्ट्रास्ट है टू द पर्सनल लोन्स और टू द होम लोन्स विच इज टिपिकली हैविंग मच लोअर इंटरेस्ट रेट अराउंड 10 to 12%। सो क्या रीजन है? सबसे पहले तो इन हाई रेट्स का तो जो क्रेडिट कार्ड है दे आर अनसिक्योर्ड लोन्स, जिसकी वजह से, जिसका मतलब है कि कोई कोलैटरल नहीं है, तो रिस्क जो लेंडर है उसके लिए इंक्रीज हो जाता है। तो अनसिक्योर्ड डेट है पहला पॉइंट। देन सेकंड, डिफॉल्ट रिस्क है, दैट इज क्रेडिट कार्ड कंपनी जो हैं उनके पास एक फैक्टर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट होता है, दैट इट कुड लीड टू हायर इंटरेस्ट रेट एंड इट कुड कवर द पोटेंशियल लॉसेस इफ एनी टेक प्लेसेस। एंड जो यूजर होते हैं दे ऑफन कैरी बैलेंसेस, मेकिंग द क्रेडिट कार्ड्स अ कन्वीनियंट एंड अ कॉस्टली टूल, a convenient but a costly tool for financing the ongoing expenses. तो कंज्यूमर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है इसका? फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो सकता है, डेट ट्रैप हो सकता है, हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से आप क्विकली एस्केलेट कर सकते हो स्मॉल बैलेंसेस को इनटू दी सिग्निफिकेंट डेट्स, स्पेशली अगर मिनिमम पेमेंट्स ही की जा रही है। Many consumers they are also facing challenges in repaying these debts. So it is also leading to deteriorating credit score, financial security को impact करते हैं उनके।
सो सोशल इम्पैक्ट भी है इस पूरे चैलेंज का एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। सो कंज्यूमर एजुकेशन सबसे पहले होना चाहिए। रेगुलेटरी लेवल पे गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल बैंक्स की तरफ से इंटरवेंशन होना चाहिए फॉर द कॉस्ट ऑफ कैरिंग बैलेंसेस। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग हाउ द इन फ्लाइट इंटरनेट वर्क्स। रिसेंटली हमने देखा था हाउ द ब्लैक बॉक्स वर्क्स एंड हाउ इट स्टोर्स डेटा. It stores two types of data, and also in the analysis of that data which we are retrieving from the airplane, we are looking forward to streamline it more with the help of AI. So now we are talking about two main technologies here. सबसे पहले तो satellite based system and air to ground system, जिसमें एयर सैटेलाइट से लेके जो डेटा सेंटर अर्थ पे एस्टैब्लिश्ड होते हैं उनका कैसे कनेक्शन होता है। तो सबसे पहले सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम की बात कर दे तो हमें पता है सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड, जैसे हम देख सकते हैं, ऑर्बिट करती है। कम्युनिकेशन के लिए एंटीना जो है वो माउंटेड होते हैं। इसके साथ साथ डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन टू द सैटेलाइट, जिसकी वजह से वो उसे रिले बैक करती है। सो ओशंस के ऊपर, रिमोट एरियाज के ऊपर एडवांटेज होता है, कंसिस्टेंट कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करता है फॉर लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स ऑल्सो। बट इसके साथ साथ चैलेंजेस भी हैं, जैसे लेटेंसी रेट बढ़ जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जैसे जैसे होता जाता है, लेटेंसी रेट जो डिसरप्शन है बीच में वो इंक्रीज होते जाता है। एंड साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सैटेलाइट डिप्लॉय करने का पूरा एक्सपेंसिव हो जाता है। सो इट कुड ऑल्सो लीड टू हायर कॉस्ट फॉर द एयरप्लेन्स एंड फॉर द पैसेंजर्स ऑल्सो। सो इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव भी है हमारे पास, दैट इज एयर टू ग्राउंड सिस्टम, एटीजी सिस्टम, जिसमें ग्राउंड पे जो बेस्ड सेल टावर्स हैं उनको हम यूज करते हैं टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स टू एंटीनाज ऑन द एयरक्राफ्ट। वो भी सिमिलरली वर्क करते हैं जैसे कि हमारा मोबाइल का डेटा नेटवर्क वर्क करता है जब हम ग्राउंड पे रहते हैं। तो इसका एडवांटेजेस हैं बहुत सारे। एक तो सेटअप इसका सिंपल है, इसके साथ साथ इसका लेटेंसी रेट कम हो जाता है कंपैरेटिवली, एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी है डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए। बट इसके भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि लेटेंसी रेट तो हम इसके साथ कम कर देते हैं, बट उसके बावजूद भी इसका जो रेंज है वो लिमिटेड है, क्योंकि जहां जहां पे हमने डेटा सेंटर एंड एंटीना लगाया है वहां वहां पे ये वर्क कर पाएगा। तो कनेक्टिविटी जो है वो वेदर पैटर्न में चेंजेस होने की वजह से, क्लाउड आ जाने की वजह से, रेनफॉल का सीजन हो जाने की वजह से, टेरेन की वजह से भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो जो एंटीना होते हैं, जो एयरक्राफ्ट होते हैं, दे आर ऑल्सो इक्विप्ड विद दीज एंटीनास, जो या तो सैटेलाइट की तरफ पॉइंट करते हैं या तो ग्राउंड टावर की तरफ पॉइंट करते हैं, डिपेंड करता है कि हमने कौन सा सिस्टम डिप्लॉय किया है। एंड बेसिकली जो वाईफाई राउटर होते हैं ऑन बोर्ड, तो ये जो एंटीना होते हैं ये अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं एंड अपना अलाइनमेंट मेंटेन करते हैं विद द सैटेलाइट या फिर जो टावर हमने ग्राउंड पे इस्टेब्लिश किया है एज द एयरक्राफ्ट कीप्स मूविंग। इसके साथ साथ जो वाईफाई राउटर्स होते हैं ऑन दी ऑन बोर्ड, वहां पे हम देखते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन विद इन दी कैबिन डिस्ट्रीब्यूट होते रहता है, एंड जो पैसेंजर्स हैं दे कैन कनेक्ट वाया देयर डिवाइसेस टू एक्सेस दी ऑन बोर्ड नेटवर्क। सो ग्राउंड स्टेशन जो है वो डेटा रिले करते हैं टू एंड फ्रॉम दी सैटेलाइट्स टू डायरेक्टली टू दी एयरक्राफ्ट फॉर दी एटीजी सिस्टम। सो डिफरेंट परफॉर्मेंस फैक्टर हो जाते हैं कि कितना बैंडविड्थ प्रोवाइड किया जा रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है, और क्या लेटेंसी रेट है, तो कितना टेक्निकल चैलेंज हम फेस कर रहे हैं। अब ये जो सैटेलाइट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए, ये लियो ऑर्बिट में होती हैं, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट। जैसे कि स्टारलिंक की बात करते हैं स्पेस एक्स के, तो वहां पे भी बोला गया है कि लो अर्थ सैटेलाइट स्पेसिफिकली वो यूज करें ताकि लेटेंसी रेट को कम किया जा सके, स्पीड बढ़ाई जा सके, एंड ग्लोबल कवरेज भी हम कंपैरेटिवली जियो एंड मियो ऑर्बिट से लोअर कॉस्ट पे कर पाएंगे। मोर रिलायबल कनेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 5G भी आया, 6G की भी बात चल रही है, तो नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क भी हम लेके आ रहे हैं। तो पोटेंशियल इन फ्लाइट लाइव स्ट्रीमिंग, सीमलेस ऑनलाइन एक्टिविटीज हो सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इनहांस कनेक्टिविटी के साथ पॉसिबल हो। बट कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं, जैसे कि कॉस्ट को लेके।
सो इन फ्लाइट वाईफाई को कैसे हम और अफोर्डेबल बना सकते हैं पैसेंजर्स के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका कॉस्ट भी ऐड होगा। देन नेक्स्ट, वाई उत्तराखंड गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द विंटर चार धाम सर्किट। सो विंटर चार धाम सर्किट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए एंड ऑल्सो पिलग्रिमेज के लिए भी। कैसे उसको हम एक्सेसिबल बना सकते हैं पूरे ही रूट को ऑल ईयर राउंड, तो उसी के लिए एफर्ट किए जा रहे हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन भी इससे हम कर पाएंगे। यूजुअली सीजनल टाइम पे ही स्पाइक देखा जाता है इन दी टूरिज्म, बट इसके साथ हम बोल सकते हैं ऑफ सीजन के टाइम पे भी टूरिस्ट आएंगे, तो हो सकता है कि बैलेंस भी हम कर पाए टूरिस्ट के नंबर में। जो अनरेगुलेटेड है वो रेगुलेट भी किया जा सकता है। विंटर टूरिज्म को भी इनकरेज किया जा रहा है ताकि ईयर राउंड फुटफॉल रहे एंड रेवेन्यू भी जो है टूरिज्म से आ रहा है उसको हम डाइवर्सिफाई कर पाए। साथ ही साथ लोकल इकोनॉमीज को तो ये रिवाइटलाइज करेगा ही, बट जो कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर इम्पैक्ट आता है जियोलॉजिकली, उसके लिए भी हम एक सोल्यूशन या फिर ऑल्टरनेटिव ढूंढ पाएंगे। तो ओवर क्राउडिंग होता है, स्ट्रेन होता है ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द पीक मंथ्स, जो कि समर के टाइम पे ज्यादातर टूरिस्ट जाते हैं। तो वो पिलिग्रिमेज का नंबर भी स्प्रेड हो सकता है अक्रॉस दी सीजन्स, इसलिए ये यूनिक बन जाता है एंड पूरा ये रीजन यूनिक बन जाता है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून, ये सारे स्पॉट आ जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा चार धाम सर्किट। इसके साथ साथ विंटर टूरिज्म के साथ हम लिंक भी कर सकते हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को, जैसे कि एडवेंचर टूरिज्म की बात करते हैं या एक स्नो स्पोर्ट्स को बेसिकली प्रमोट करना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, साथ ही साथ इन्वायरमेंट एंड जियोलॉजिकल कंसर्न्स को हम एड्रेस कर पाएंगे। एंड जो स्पिरिचुअल एंड कल्चरल अपील है लोगों की कि पीसफुल होना चाहिए, क्राउड फ्री इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, लोग पीस के लिए जाते हैं पिलग्रिमेज साइट्स पे, तो क्या हम उनको पीस रियली प्रोवाइड कर पाते हैं। तो लोकल ट्रेडिशन, फेस्टिवल, क्विजीन, यूनिक जो विंटर सीजन में भी रहता है, वो भी अब पिलग्रिमेज इसके साथ एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बट उसके साथ साथ कुछ कुछ चैलेंजेस भी रहे हैं, जैसे कि सॉकेट बनाने के लिए क्या ए फॉरेस्ट कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन को कंडक्ट किया गया, तो वहां पे इन्वायरमेंट रिलेटेड अथॉरिटीज का रोल आता है। एंड जो बायोडाइवर्सिटी है वहां पे क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोगों का, तो वो क्वेश्चन उठता है कि वो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को हमें प्रमोट करना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए एंड ऑल्सो एडुकेट करना चाहिए ताकि सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन कर पाए। नेक्स्ट, obesity, a soft core of an epidemic of non-communicable diseases. So non-communicable diseases जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज काफी ज्यादा प्रेविलेंट होते जा रहे हैं। ओबेसिटी जिसको एक क्रोनिक और कॉम्प्लेक्स डिजीज बताया गया है, एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन की वजह से होता है, जो कि ओवरऑल हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। WHO ने भी बोला है, स्टेट किया है दैट 1 in 8 people globally are obese and 1 in 3 is overweight. So adult obesity जो है it has doubled since 1990s. Adolescent obesity quadruple हो चुकी है 1990s से। इंडिया स्पेसिफिक सिनेरियो की हम बात करते हैं तो चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ती जा रही है एंड इंडिया इज रैंकिंग सेकंड इन द नंबर ऑफ ओबीस चिल्ड्रन, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होते इंक्रीज होते जा रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज हो जाना या फिर हाइपरटेंशन होना। साथ ही साथ ओवरऑल जो इंडिया के अंदर ओबेसिटी रेट है इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग 13% तक, विच इज कंपैरेटिवली हायर देन अदर मिडिल इनकम कंट्रीज। तो नॉर्मल वेट ओबेसिटी के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसे आप अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैटेगरी होती है बीएमआई की, विच इज हेल्दी, विच इज नॉट हेल्दी। स्कॉर्पेनिक सार्कोपेनिक ओबेसिटी मतलब बीएमआई इंक्रीज होने की वजह से आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस इंक्रीज हो जाता है एंड आप मसल मास लूज करने लगते हैं। तो इसी से हम लिंक भी कर सकते हैं जो प्रोटीन डेफिशिएंसी इंडिया के अंदर है,
एंड जो मिसकंसेप्शन है दैट इट इज नॉट ओनली अ सप्लीमेंट बट इट इज एन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट अलोंग विद कार्ब्स। एक और फिनोमेना की बात की गई, टोफी, दैट इज TOFI, दैट इज थिन आउटसाइड एंड फैट इनसाइड। सो इंडिविजुअल जिनका नॉर्मल वेट भी होता है बट उनका फैट परसेंटेज हाई होता है इन दी बॉडी अराउंड दी वेस्ट, उनको भी रिस्क होता है ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेस। तो ये एक यूनिक फैक्ट है इसके बारे में कि नॉट ओनली यू शुड केयर अबाउट आउटसाइड बट ऑल्सो अबाउट इनसाइड। सो डाइटरी हैबिट्स में चेंज होना जरूरी है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स में चेंज होना जरूरी है, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या फिर फास्ट पेस लाइफस्टाइल हम बोल सकते हैं, जिसकी वजह से लिमिट लिमिट हो जाती है फिजिकल एक्टिविटीज, तो उसको इंक्रीज करना होगा। साथ ही साथ अवेयरनेस अबाउट व्हाट आर द अफोर्डेबल एंड व्हाट आर द ट्रेडिशनल हेल्दी ऑप्शंस विच यू शुड कंज्यूम, जैसे कि प्रोटीन के लिए एंड अदर इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए वी आर आल्सो प्रमोटिंग मिलेट। सो ऐसे ट्रेडिशनल रीजन स्पेसिफिक क्लाइमेट स्पेसिफिक रिच फूड्स को, रिच विटामिन फूड्स को एंड फ्रूट्स को हमें प्रमोट करना चाहिए। एंड स्कूल लेवल से ही हमें सिखाना चाहिए कि क्या हेल्दी ऑप्शन है एंड क्या अनहेल्दी ऑप्शन है। नेक्स्ट, ओवर द काउंटर अंडर द रेडार, सो कैन पैरासिटामोल बिकम फेटल? सो पैरासिटामोल इज अ पेन रिलीफ, फीवर रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है इस मेडिसिन को, बट चैलेंज अराइज हो रहा है पैरासिटामोल पॉइजनिंग, जो कि एक ग्लोबल इशू बनते जा रहा है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थाउजेंड्स ऑफ डेथ एनुअली। क्यों? क्योंकि ओवरडोज अनइंटेंशनली लोग ले रहे हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ब्रेन के अंदर उनको इनहिबिट करता है एंड वहां से फिर फीवर एंड पेन को ये रिड्यूस करता है। तो इसके थ्रू जब ओवरडोज हो जाता है पैरासिटामोल का, इट कॉजेज लिवर डैमेज बाय ओवरवेलमिंग द लिवर्स एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स। तो टॉक्सिक बन जाता है पैरासिटामोल जब ओवरडोज हो जाता है। हाई डोजेस दे कुड लीड टू लिवर फेलियर, हमने देखा। अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनल क्यों बोला जा रहा है? तो अनइंटेंशनल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कई बार हो सकता है कि बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना डॉक्टर के से फॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन लिए हम सिंपली पैरासिटामोल कंज्यूम कर लेते हैं। सो लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, रिस्क है ऑफ एक्सीडिंग द सेफ डोसेज, मिसकंसेप्शन होता है कि ये तो सेफ है एंड जिसकी वजह से उसका इनप्रॉपर यूज हो जाता है कहीं ना कहीं। सिम्टम इसके डिलेड रहते हैं, इसलिए पता भी नहीं चलता उसके बारे में, लिवर डैमेज या फिर डिलेइंग मेडिकल इंटरवेंशन, उसकी वजह से जो सिम्टम्स हैं वो उस टाइम पे हमें आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाते। एंड साथ ही साथ इस पूरे इशू से रिलेटेड जो डेटा होना चाहिए, जो रिसर्च होना चाहिए, जिसके थ्रू अवेयरनेस भी फैला पाए, हम एन ऑल्टरनेटिव ढूंढ पाए, तो वो डेटा भी लिमिटेड है ऑन दी पॉइजनिंग केसेस, स्पेसिफिकली एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर एंड साउथ अमेरिका के अंदर। सो कैसे हम प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज लेके आएंगे जब हमारे पास डेटा ही नहीं है उससे रिलेटेड? सो डेटा कलेक्शन होना चाहिए एंड लेट इंटरवेंशन को हम तभी रोक पाएंगे जब उसकी उसका अर्ली डिटेक्शन होगा एंड लोग अवेयर होंगे दैट इवन पैरासिटामोल, ओवर डोसेज ऑफ पैरासिटामोल इज ऑल्सो नॉट सेफ। सो डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करके ही हमें लेना चाहिए। या फिर और क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं? ऐसी कौन सी माइल्ड मेडिसिन हो सकती है जब आपको नॉर्मल फीवर या फिर नॉर्मल कहीं पे पेन हो रहा है तो वो सेफ है आपके लिए इन दी लॉन्गर टर्म? वो भी हमें डॉक्टर से पूछना चाहिए। जैसे कि मैक्सिमम सेफ डोसेज फॉर एन अडल्ट इज अप टू 4 ग्राम्स पर डे। सो आपके वेट थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग भी आपका जो सेफ्टी थ्रेशोल्ड है वो वेरी करता है। सो ये एक यूनिक चैलेंज अराइज होते जा रहा है पैरासिटामोल पॉइजनिंग को लेके। ऑल्सो आज के टाइम पे जब फ्लू का पैटर्न चेंज हो रहा है, फ्लू का जो वेव्स है इन मेजर सिटीज वो और भी ज्यादा फ्रीक्वेंट होती जा रही हैं। ऑल्सो देयर आर स्पेकुलेशंस कि एक न्यू कोविड पैंडेमिक आ रहा है इन दी चाइना। सो इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट कि हम ऐसे ओवर डोसेज को रिड्यूस करें एंड इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं। देन नेक्स्ट,
नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंपनसेशन। सो राइट टू प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर ओरिजिनली इसको फंडामेंटल राइट के अंदर डाला गया था, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1F एंड आर्टिकल 31। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के साथ हमने देखा कि इसको रिक्लासिफाई कर दिया गया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो 300A में जो स्टेट्स हैं, स्टेट किया जाता है यहाँ पे दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर प्रॉपर्टी सेव बाय एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ एंड इंश्योर करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी डेप्रिवेशन बाय द स्टेट। तो यहाँ पे भी उसी मुद्दे के ऊपर बात की जा रही है कि हाँ फंडामेंटल राइट नहीं है बट ह्यूमन राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो अभी भी है। सो बिना एडिक्वेट कंपनसेशन के यू कैन नॉट डिप्राइव एनी वन ऑफ देयर प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज स्टेटिंग हियर। सो जुडिशियल रोल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लैंड एक्विजिशन एक्ट्स भी जो इम्प्लीमेंट की जाती हैं वहां पे मैंडेट होना चाहिए, पर्टिकुलरली फॉर फेयर कंपनसेशन फॉर द लैंड ओनर्स, ताकि उनकी जो प्रॉपर्टी है इट इज एक्वायर्ड व्हेन देयर प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड फॉर द पब्लिक पर्पसेस। तो इम्पोर्टेंट केसेस इससे बहुत सारे रिलेटेड है, जैसे कि प्रॉपर्टी राइट्स एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपहेल्ड किया गया था बाय द केसवंदन भारती केस 1973 के अंदर। फिर इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस भी हुआ, वहां पे एस्टैब्लिश किया गया दैट द डेप्रिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट फॉलो द ड्यू प्रोसेस। सो कोर्ट्स ने विद टाइम यही इम्फोसिस किया है कि जो प्रोसीजरल सेफ गार्ड है वो होने चाहिए एंड स्ट्रिक्टली अडेरेंस होना चाहिए इन मैंडेट्स का। फेयर कंपनसेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉट जस्ट मार्केट वैल्यू बट ऑल्सो रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट बेनिफिट देना होगा। सो फंडामेंटल राइट नहीं है बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। Then next, poverty trafficking in Bengal, how it is linked directly to climate change. सो क्लाइमेट चेंज की वजह से हम हमेशा इकोलॉजिकल जियोलॉजिकल इम्पैक्ट देखते हैं, बट कैसे सोसाइटी को वो इम्पैक्ट कर रहा है। सो बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर जब डायरेक्टली हिट होता है तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है या फिर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस होते जा रहा है फॉर दी इन द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसकी वजह से रिलाई करने के लिए उन्हें कोई और ऑप्शन चाहिए। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे बढ़ रहा है, विलेजेस से हम बोल सकते हैं कि क्विक जॉब या क्विक मनी के लिए लोग जो हैं वो शहरों की तरफ आते हैं। हो सकता है कि जिस डेटा पे वो रिलाई कर रहे हैं, जिस जॉब के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, वो उसे मिसयूज किया जा रहा हो उनको ल्योर करने के लिए, उन जॉब्स के लिए। सो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है बाय द ट्रैफिकर्स एज मेनी आर ल्योर्ड बाय प्रॉमिस और विद द प्रॉमिस ऑफ गिविंग अ बेटर वेज, जिसमें विमेन चिल्ड्रन ये पर्टिकुलरली एक ग्रेटर रिस्क पे रहते हैं ड्यूरिंग द माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस। तो उनकी जो वल्नरेबिलिटी है टू द ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेक्टर वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे साइक्लोन आ जाते हैं, साइक्लोन अम्फान देखा गया विलेजेस में, जिसकी वजह से ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है एंड नॉर्मल लाइफ है वो डिसरप्ट हो जाती है। तो इन केसेस में लोकल्स क्या करेंगे, तो उन्हें डाइवर्सिफाई करना पड़ता है अपना ऑप्शन। बट साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि कैसे अवेयरनेस कम होने की वजह से ऑल्सो टेक्नोलॉजी के एरा में जो मिसलीडिंग होती है बाय द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट करता है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर को। सो क्लाइमेट चेंज जो है इट हैज ऑल्सो नाउ बिकम अ फैक्टर बिहाइंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्पेशली इन दी वल्नरेबल रीजन सच एज सुंदरबंस, जहाँ पे फ्रीक्वेंट बैक टू बैक साइक्लोन्स आते हैं जैसे अम्फान यास, तो वो लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड दे फोर्स द लोकल्स टू माइग्रेट टू अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स या फिर टू डिफरेंट स्टेट्स। सो इट ऑल्सो एक्सपोजेस women, गर्ल्स, चिल्ड्रेन टू अ ग्रेटर रिस्क। सो सोशल मीडिया का यहाँ पे सबसे पहले तो रोल होना चाहिए अवेयरनेस करने के लिए, जो लोकल पंचायत होते हैं वहां पे रोल होना चाहिए। एंड कैसे हम ऑथेंटिफाई कर सकते हैं कि जो जॉब प्रोवाइड किया जा रहा है वो लेजिट जॉब है। सो उसमें अथॉरिटीज क्या रोल प्ले कर सकती हैं।
एंड डेटा भी हमारे पास कम है इससे रिलेटेड। तो हम देख सकते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने रिपोर्ट किया 58,000 लोगों से भी ज्यादा वर रिपोर्टेड मिसिंग जस्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन 2022। कन्विक्शन रेट ऑफ 55%, कन्विक्शन रेट ऑफ 55% देखा गया इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन दी वेस्ट बंगाल। तो क्वेश्चन उठता है कि कैसे ऐसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रैक्टिसेस को हम कम कर पाएंगे। देन नेक्स्ट, खेल रत्न अवार्ड, 4 खेल रत्न अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, अर्जुना अवार्ड दिया जा रहा है टू 17 पैरा एथलीट्स। तो पैरालंपियंस को भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, वन ऑफ द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो और ज्यादा उनका पार्टिसिपेशन हम इनकरेज कर पाएंगे। जैसे कि बताया भी गया है, खेल रत्न विनर रिसीव्स अ कैश प्राइज ऑफ 25 lakhs along with a citation and a medal. Arjuna awardees, they are given rupees 15 lakhs as a cash reward and a statute of Arjuna and a citation. So खेल रत्ना में हम हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर को रिकॉग्नाइज करते हैं फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट एन इंटरनेशनल लेवल। एंड अर्जुना अवार्ड में जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया गया है, जो कंट्रीब्यूशन दिया है टू दी स्पोर्ट ओवर अ सस्टेन टाइम पीरियड, उसके लिए हम अर्जुना अवार्ड को देते हैं बेसिकली। यूजुअली खेल रत्न अवार्ड जो होता है वो एक इंडिविजुअल या फिर टीम को दिया जाता है, एंड मल्टीपल रिसिपिएंट्स हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स से, डिफरेंट डिसिप्लिन से फॉर द अर्जुना अवार्ड। जैसे कि पीवी सिंधु, विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, रिसेंटली उनको भी अवार्ड किया गया था खेल रत्न अवार्ड। मैरी कॉम, सुनील छेत्री, साइना नेहवाल, इनको अर्जुना अवार्ड भी दिया गया था। तो रिकॉग्निशन का जो स्कोप है वो बस डिफर करता है दोनों ही अवार्ड्स में। तो पैरालंपियंस को भी हम बेसिकली यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं एंड उनको स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। डेडिकेशन टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, स्पेसिफिक दिल्ली से रिलेटेड है यहाँ पे। तो जो ड्रीम होता है ऑफ हैविंग अ पक्का हाउस फॉर स्लम ड्वेलर्स, उस पे फोकस किया जा रहा है, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट को इंटीग्रेट किया जा रहा है, सर्विस ऑफ टू द स्टूडेंट्स, बेटर लाइफ फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अपना जो कैंपसेस हैं वो एक्सपैंड कर रही है, बट क्या वहां पे टीचर्स एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं? क्या सिर्फ कैंपस एक्सपेंशन करना इज सफिशिएंट? सो ये एक यूनिक एग्जांपल है, फ्रॉम बेगिंग एट द ट्रैफिक सिग्नल टू डायरेक्टिंग ट्रैफिक, एंड हाउ इट इज अ प्राउड moment for B. Saravani Chinni, who has been deployed as a traffic assistant at the junction, जहाँ पे पहले ही used to, जैसा उन्होंने स्टेट भी किया है, he used to beg at every signal for 10 years. तो कैसे उनका स्किलिंग किया गया एंड कैसे उनको रिकॉग्नाइज किया गया, जिससे वो अभी एक रेप्यूटेबल जॉब पे हैं एंड सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। So 39 trans people persons joined the Hyderabad traffic police as traffic assistants. तो ये दिखा सकते हैं हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद मॉडल बोल सकते हैं स्किलिंग को लेके, जिसमें कैसी यूनिक अपॉर्चुनिटीज एंड यूनिक स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एंड जो मार्जिनलाइज सेक्शन है स्पेसिफिकली उनके लिए। Then next, tourism minister criticizes paid influencers for defaming Goa. सो गोवा टूरिज्म मिनिस्टर, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं दे आर डिफेमिंग गोवा एंड क्लेमिंग दैट सम ऑफ देम हैव बीन पेड। सो टूरिज्म ड्रिवन इकोनॉमी बेसिकली गोवा की है,
जिसमें कल्चरल हेरिटेज है, वाइब्रेंट नाइट लाइफ है वहाँ पे। ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन इमर्ज हुआ है इन दी लास्ट फ्यू इयर्स। उसके साथ साथ टूरिज्म में कंट्रीब्यूट करता है, जो कि सिग्निफिकेंटली जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करता है। बट रीसेंट टाइम में क्लेम किया जा रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं गोवा फेस कर रहा था, जैसे कि ओवर क्राउडिंग हो जाना, वेस्ट मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होना, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं जिसमें अनरेगुलेटेड टूरिज्म एंड अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, कोस्टल इरोजन इंक्रीज हो गया इन द रीसेंट ईयर्स, पोल्यूशन लेवल राइज हो रहा है इन दी वाटर बॉडीज, जो कि बीच इन्वायरमेंट को भी इम्पैक्ट कर रहा है। साथ ही साथ सोशो कल्चरल डायनेमिक्स भी जो हैं, जो टूरिस्ट आते हैं या फिर माइग्रेंट आते हैं उनकी वजह से बोला गया है कि गोवन कल्चर भी जो है, जो ट्रेडिशंस हैं, उन पे इम्पैक्ट आया है। साथ ही साथ ट्रांसनेशनल चैलेंजेस भी अराइज होने लगे हैं, जैसे कि ड्रग ट्रेडिंग, ड्रग अब्यूज, जिसकी वजह से सेफ्टी कंसर्न उठते हैं एंड स्ट्रेन कहीं ना कहीं होता है ऑन द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। सो सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए, ओवरबर्डन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, साथ ही साथ रेंट्स को लेके कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं, जो टैक्सी माफिया की बात की जाती है इन दी गोवा, जो कि डिस्ट्रेस बेसिकली पहुंचाता है एंड अनरेगुलेटेड रहता है। सो क्या हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं ओवरऑल जो एक एक्सपीरियंस है, हैस्टी एक्सपीरियंस होते जा रहा है, जैसा कि टूरिस्ट क्लेम कर रहे हैं फॉर गोवा, एंड वो प्रेफर करने लगे हैं डिफरेंट साइट्स लाइक थाईलैंड, जहाँ पे बोला जा रहा है कि और ज्यादा डाइवर्सिटी उनको मिल रही है एंड और ज्यादा अफोर्डेबल उनके लिए वो है। तो कैसे गोवन कल्चर के एक्सपीरियंस को हम और अफोर्डेबल एंड और रेगुलेटेड बना सकते हैं, एंड कैसे लोकल अथॉरिटीज में उसमें रोल प्ले करेंगी। सो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए गवर्नमेंट लॉज का, उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में, जो कि टूरिज्म प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग में इंटीग्रल पार्ट भी है। तो सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट होना चाहिए, गाइडलाइन होनी चाहिए एंड एनफोर्सेबिलिटी उसकी हमें मेक श्योर करनी चाहिए। सो कम्युनिटी का भी इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर हो सकता है, जिसमें टूरिज्म मॉडल्स में वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनका कैसे ऑथेंटिक एक्सपीरियंस को वो प्रमोट करेंगे, कैसे उसको भी इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड जो रिलायंस है बहुत ज्यादा प्राइवेट व्हीकल्स के ऊपर, जिसकी वजह से बेसिकली वो चार्जेस भी अनरेगुलेटेड एंड बहुत ज्यादा हाई होते जा रहे हैं। तो उसमें हमें अपने स्टेट के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को अपग्रेड करना चाहिए। देन नेक्स्ट, महाकुंभ। ऑन द रोड टू महाकुंभ 84 पिलर्स ऑफ फेथ, ये सिंबलाइज करते हैं अ वे टू अटेन मोक्षा। जो सनातन धर्म है उसमें बोला जाता है, जो 18 पिलर्स हैं इन अ परिक्रमा, मेटाफर उनको यूज किया जाता है एज टू अटेनिंग मोक्षा। जो एंड गोल है वो मोक्ष प्राप्त करना है। एंड वही यहाँ पे लेफ्ट टू राइट ये जो पिलर्स लगाए गए हैं वो डिपिक्ट भी करते हैं। तो सिंबॉलिक हैं फॉर कवरिंग द इंटायर यूनिवर्स, एंड उनको सीक्वेंस में लगाया गया है। दे आर रिप्रेजेंटिंग द इनफिनाइट साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ। हम्म। तो कैसे महाकुंभ सेलिब्रेशन के पार्ट में हम बोल सकते हैं कि अपने इंटीग्रल धर्म फिलोसफीज को भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में हम कल्चर को इंटीग्रेट कर रहे हैं। उसी का ही एग्जाम्पल और है महाकुंभ के अंदर ही इंडियाज फर्स्ट डोम सिटी, जो कि लग्जरी भी प्रोवाइड कर रही है, साथ ही साथ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल एस्पेक्ट को भी जोड़ रही है। सो 44 डोम्स यहाँ पे बनाई गई हैं, पॉलीकार्बोनेट शीट्स का यूज किया गया है, जो कि बुलेट प्रूफ है, फायर प्रूफ है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे लग्जरी के साथ इंक्लूड किया जा रहा है इंडिया के कोर फिलोसफी, इंडिया के कल्चरल प्रिजर्वेशन को। कटिंग एज टेक्नोलॉजी कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है कल्चरल प्रिजर्वेशन में, एंड एक स्पिरिचुअल एसेंस को मेंटेन हम कर पा रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे टूरिज्म में भी एक माइलस्टोन बन के आगे आएगा। देन इसमें इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है जो नेशनल पार्क्स हैं। कालेसर नेशनल पार्क
हिमाचल प्रदेश के अंदर राजाजी टाइगर रिजर्व एंड रेणुका सेंचुरी। सो इनकी लोकेशन भी हम देख सकते हैं, ऑर्डर में है। सबसे पहले रेणुका सेंचुरी इन द हिमाचल, कालेसर नेशनल पार्क इन हरियाणा एंड राजाजी टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड। एंड सिमिलीपाल हमने रिसेंटली देखा था, वो था उड़ीसा के अंदर। देन नेक्स्ट इज वॉट एवर अफेक्ट्स वन डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑल इनडायरेक्टली। सो कैसे इंटरकनेक्टेड है, इंडिविजुअल लेवल पे जो हम एक्शन लेते हैं कैसे वो कम्युनिटी को भी इम्पैक्ट करता है एंड फिर कैसे वो ओवरऑल सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। तो जो एक इंसान का एक्सपीरियंस है वो पूरे ग्रुप को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि हम जब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं इन द क्लाइमेट चेंज ऑल्सो, तो कैसे हम जो ह्यूमैनिटी है वो इंटरडिपेंडेंट है। डायरेक्ट इफेक्ट भी है एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट भी है। जब डिफॉरेस्टेशन होता है एक रीजन के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के ऊपर आता है, लोकल वाइल्ड लाइफ के ऊपर आता है, बट साथ ही साथ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में भी वो कंट्रीब्यूट करता है। वैसे ही जो रीसेंट जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स भी चल रहे हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं जो वॉर लाइक सिचुएशन अराइज हो जाती है इन डिफरेंट पार्ट्स, उनकी वजह से सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट आता है, ह्यूमन लाइफ लॉस होता है उस रीजन के अंदर जहाँ पे वो ऑनगोइंग वॉर है। बट इनडायरेक्टली पूरे ग्लोबल लेवल पे ही हम प्राइसेस में फ्लक्चुएशन देखते हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट देखते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ एवरीवन इज इम्पैक्टेड। सो ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी को ही इम्पैक्ट करता है। देन नेक्स्ट, व्हाई हैज ट्रम्प कॉल्ड द पनामा ट्रीटी फूलिश। सबसे पहले पनामा कनाल जो कि 80 किलोमीटर्स लॉन्ग कनाल है, आर्टिफिशियल है। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 16th सेंचुरी के अंदर, जहाँ पे एक फ्रेंच कंपनी ने स्टार्ट किया था, बट वो चैलेंजेस फेस कर रहे थे जैसे येलो फीवर एंड डिफरेंट डिजीजेस वर एग्जिस्टिंग देयर, तो 30,000 से भी ज्यादा लेबर्स की डेथ हुई थी, जिसकी वजह से 1904 में यूएस टुक ओवर द प्रोजेक्ट, उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। एंड 1977 के अंदर टॉरेजॉस कार्टर ट्रीटी साइन की गई पनामा एंड यूएस के बीच में, जहां पे जो कनाल था उसको कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया गया टू पनामा। इस ट्रीटी के अंदर रिसेंटली हाईलाइट किया गया विद द स्टैंड ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प दैट उन्होंने चैलेंजेस हाईलाइट किए दैट द फीस इज वेरी हाई, एग्जॉर्बिटेंट फीस इम्पोज की जा रही है ऑन द अमेरिकन वेसल्स। यूएस जो है इट माइट हैव टू रिक्लेम द कैनाल, and he also pointed out that it might be falling in wrong hands. So wrong hands से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि different countries including China, उनका जो growing presence होते जा रहा है, maybe it is threatening the security and the national security of the region. So US is having right to defend neutrality of the Panama Canal, जिसमें permanent neutrality treaty है but vague है, define नहीं है that what is neutrality. So उसके अंडर they can question if they are thinking, if they feel like that neutrality of the Panama Canal is being compromised. जोस रॉल मोलिनो जो कि प्रेसिडेंट है ऑफ पनामा, उन्होंने बोला कि पनामा की जो सॉवरेनिटी है इट इज नॉन नेगोशिएबल, ना कि सिर्फ रीजन को इम्पैक्ट कर रही है एंड ये ग्लोबल लेवल पे ही इम्पैक्ट कर रही है। हाई फीस उन्होंने बताया कि इसलिए है क्योंकि देर आर ड्रॉट लाइक सिचुएशंस, एल नीनो का इम्पैक्ट है, साथ ही साथ दे विल बी हैविंग फुल कंट्रोल ओवर द कैनाल। सो ये हाईलाइट भी करता है कि कैसे ट्रेड, इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स, आईआर एंड क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट इंटरलिंक हो सकते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का फॉलो होना जरूरी है। चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है वहां पे जैसा कि क्लेम किया गया है, बट चाइना का जो स्टैंड रहा है वो यही रहा है कि दैट इट इज हैविंग ओनली अ कमर्शियल रिलेशनशिप एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। इट इज वेरी न्यूट्रल। सो डिफरेंट कंसर्न्स हैं जो उठते हैं ट्रीटी को लेके,
बेसिकली ट्रीटी के थ्रू जो कंट्रोल दे दिया गया उसी को फुलिश टर्म किया जा रहा है। सो आने वाले टाइम में इम्पोर्टेंट है ये इशू हमारे लिए, क्योंकि मेजर चंक ऑफ द ट्रेड उस पूरे रीजन के अंदर पनामा कैनाल के थ्रू ही ऑपरेट होता है। सो इसीलिए जरूरी हो जाता है हमारे लिए। देन नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट एक्सट्रेडिशन। फॉर्मली एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट की गई थी फ्रॉम द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया, जिसमें इंडिया एंड बांग्लादेश की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी है जो कि 2013 में साइन की गई थी। एंड उसके ग्राउंड्स के ऊपर कुछ की पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं। दैट इज इंडिया इज हैविंग द ग्राउंड्स टू रिफ्यूज अगर ऑफेंस जो है इट इज पॉलिटिकल इन नेचर, एंड इंडिया इज ऑल्सो हैविंग इट्स ओन डिस्क्रिशन इन सच मैटर्स। सो बांग्लादेश ने फॉर्मली रिक्वेस्ट किया था इंडिया से टू पुट शेख हसीना फॉर जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। बट इंडिया का रिसेंटली स्टैंड आया कि इंडिया जो है इट रिमेन्स अ फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश। इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कॉन्टिन्यूटी इन ट्रेड, इन कनेक्टिविटी एंड इन एनर्जी सेक्टर, डिफरेंट एरिया जिसमें दोनों ही कंट्रीज मिले हुए हैं। साथ ही साथ इंडिया की तरफ से स्टैंड आया दैट मोहम्मद यूनुस लेड गवर्नमेंट जो है वो अनइलेक्टेड है, एंड इंडिया कैन नॉट हैंड ओवर शेख हसीना टू द अनइलेक्टेड यूनुस गवर्नमेंट। सो ये एक मेजर डेवलपमेंट है जो अभी हमने देखा है। देन रिफ्लेक्शंस एज द वर्ल्ड ग्रोज मोर पोलराइज्ड। तो क्यों हम बोल रहे हैं दैट वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर पोलराइज्ड? सो पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, डिफरेंट कल्चरल डिवीजन देखे जा रहे हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबल लेवल पे आते हैं। जो सोसाइटीज हैं दे आर इंक्रीजिंगली बीइंग डिवाइडेड आइडियोलॉजिकल लाइंस पे, पॉलिटिकल बिलीफ्स पे, रिलीजियस आइडियोलॉजीज पे, कल्चरल प्रैक्टिसेस से। बट इंडिया की जब हम बात करते हैं तो कोर वैल्यूज ही इंडिया की इन सभी फैक्टर्स को इंटीग्रेट करके रखने की है। हम एक यूनिफाइड ब्रदरहुड अप्रोच लेके आगे चलते हैं। बट ग्लोबल इश्यूज हो रहे हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, रेफ्यूजी क्राइसिस, जिसकी वजह से ये डिविजन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। डिजिटल मीडिया का इसमें रोल हो सकता है। कैसे डिजिटल मीडिया को हम यूज करें ताकि और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस हम प्रमोट कर पाए। इन डिवाइसिव नैरेटिव्स को कैसे हम कम करें रादर देन एम्पलीफाइंग देम। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इशू क्रिएट होता है। एथनिसिटी, रिलीजन को यूज किया जाता है एज एन आइडेंटिटी मार्कर। सो डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं इन पूरे ही डिविजन्स के। डेमोक्रेटिक वैल्यूज अंडरमाइन होती हैं, सोशल फ्रैगमेंटेशन बढ़ता है, ग्लोबल टेंशन भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है, इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। सो डायलॉग एंड पीस प्रमोट करना अटमोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। ग्लोबल गवर्नेंस पैरालिसिस ना हो उसमें कैसे इंटरमीडिएटरी रोल इंडिया भी प्ले कर सकता है, एंड ऑल्सो डिजिटल मीडिया का इंपॉर्टेंट रोल होगा। देन नेक्स्ट, आधार एंड द वोटिंग आईडी लिंक। सो प्रपोजल फॉर लिंकिंग आधार विद द वोटर आईडी ताकि वोटर फ्रॉड हम प्रिवेंट कर पाए। एडवांटेजेस एंड कुछ चैलेंजेस यहाँ पे हाईलाइट किए गए। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योर कर पाएंगे एक इंसान जो होल्ड कर रहा है वोटर आईडी, ही इज एड्रेसिंग, जैसे उसको आधार से हम लिंक करेंगे तो हम शायद एड्रेस कर पाएंगे फेक एंट्रीज एंड दी डुप्लीकेसीज। आधार ऑथेंटिकेशन की वजह से जो प्रॉक्सी वोटिंग की प्रॉब्लम अराइज होती है उसको हम कम कर पाएंगे। बट चैलेंजेस भी हैं क्योंकि आधार एक प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है इंडिया के अंदर। सो क्या उसका मिसयूज नहीं हो सकता है यहाँ पे? एंड क्या इशू डेटा सिक्योरिटी का चैलेंजेस अराइज नहीं हो सकते हैं क्योंकि आधार के अंदर आपका सेंसिटिव पर्सनल डेटा स्टोर किया जाता है। सो डिफरेंट एक्सपर्ट के व्यू यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि SY कुरैशी जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। He supported the move for transparency but emphasized that there is need for robust data handling. कुछ लोग ये भी आर्ग्यू करें कि आधार कैन बी एन efficient way to enhance the productivity to address the challenges without compromising privacy. So सिटीजनशिप का प्रूफ ना होते हुए भी क्या आधार को हमें ऐसे यूज करना चाहिए, as it is also not compulsory for every citizen?
तो ये कंसर्न रेज करता है सिटीजनशिप वेरिफिकेशन के बारे में भी, डेटा जो सेंसिटिव डेटा स्टोर होता है क्या वो मिसयूज हो जाएगा, एंड प्राइवेसी कंसर्न को लेके भी। देन नेक्स्ट, भोपाल वेस्ट से रिलेटेड हमने कल भी देखा था। तो हमने देखा कि क्यों 40 years हमें लग गए पूरे ही इस केमिकल टॉक्सिक वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। तो अभी साइंटिफिक मेथड्स को एम्प्लॉय किया गया है। मध्य प्रदेश सीएम उन्होंने इंश्योर किया है दैट जो पब्लिक है इट इज सेफ एंड साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया जा रहा है। कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसके लाइंस पे है, एक्सपर्ट्स को भी कंसल्ट किया गया है। बट जो लोकल पॉपुलेशन है अभी भी फियर कंटामिनेशन को लेके है नियर दी साइट, सॉइल में, वाटर में। नैप्थलीन इंपॉर्टेंट हमारे लिए पीटी फैक्ट हो जाता है, जो कि की केमिकल था इस पूरे वेस्ट में, एंड उसका लास्टिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। 10 metric tons of waste it was incinerated in 2015 without environmental harm according to the official report। एंड अभी बाकी का जो 40 years बाद हम देख रहे हैं कि जो टॉक्सिक वेस्ट रिमेनिंग था उसको किया जा रहा है, उसको सेफली डिस्पोज किया जा रहा है। देन नेक्स्ट, हाइड्रोजेल। कैसे हाइड्रोजेल को यूज किया जा रहा है फॉर टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट। सो एंटी डिलीवरी ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स जो होते हैं उनको बेसिकली हाइड्रोजेल डिलीवर करता है डायरेक्टली टू द ट्यूमर साइट ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिससे जो हेल्दी सेल होते हैं आसपास के उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता एंड वो हार्म नहीं होते। सो ये इसका एडवांटेज हो जाता है कहीं ना कहीं। जो कीमोथेरेपी में एक लिमिटेशन बन जाता है कि साइड इफेक्ट काफी ज्यादा होता है, तो इससे साइड इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं, जो हेल्दी टिश्यूज के ऊपर डैमेज है उसको कम कर सकते हैं, एंड बायोलॉजिकल टिश्यूज को भी ये मिमिक करता है, तो बॉडी को बेसिकली सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है साथ ही साथ। एंड लोकलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट हम इससे प्रमोट कर पाएंगे। सो ये दिखाते हैं कि साइंटिफिक एडवांसमेंट कैसे ट्रेडिशनल कैंसर थेरेपीज के लिमिटेशंस को भी एड्रेस कर रही हैं अब। देन नेक्स्ट, पैनल टू सजेस्ट रोड मैप फॉर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। सो पैनल फॉर्म किया गया है बाय द गवर्नमेंट टू रिवाइज द बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स फ्रॉम 2011 टू 12 टू 2022 टू 23। सो रोड मैप सजेस्ट करने की बात की गई है, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम WPI टू PPI, that is producer price index. So it will be headed by नीति आयोग member। WPI और PPI में डिफरेंस क्या है ये हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फॉर PT। सो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो ट्रैक करता है प्राइस चेंजेस को एट दी होलसेल लेवल, जिसमें गुड्स और बल्क ट्रांजैक्शन के ऊपर मेजरली फोकस किया जाता है। PPI दैट इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसमें मेजर किया जाता है कि प्राइस में कैसे चेंजेस आ रहे हैं जो रिसीव किए जाते हैं प्रोडक्ट्स बाय दी प्रोड्यूसर्स, इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी इंक्लूड करता है, एंड एक ज्यादा एक्यूरेट बेसिकली प्रिडिक्शन सिस्टम हमारे लिए PPI साबित होता है। तो इसीलिए ट्रांजेक्शन करने की भी हम बात कर रहे हैं। मेजर इकोनॉमीज जैसे US, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, वहां पे भी PPI को यूज किया जाता है टू मेजर द एवरेज प्राइस चेंजेस विच आर रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। सो इसीलिए PPI जो लिमिटेशंस है ऑफ WPI उसको हम एड्रेस कर पाएंगे, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता है, वो भी अब इसमें हम इंक्लूड करेंगे, एंड बेटर प्राइस ट्रेंड को हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे फॉर द प्रोड्यूसर्स। देन नेक्स्ट, व्हाई द सेंटर हैज एक्सटेंडेड क्रॉप कवर। सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, रिकंस्ट्रक्टेड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इनको एक्सटेंड कर दिया गया है अंटिल 2025 टू 26 टू अलाइन विद द 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड। सो कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है टू द फार्मर्स टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट द नेचुरल क्लैमिटी, क्रॉप लॉस, साथ ही साथ वेदर वेरिएशंस भी। सो
एक छोटे अमाउंट का ही प्रीमियम उनको पे करना होगा, 2% फॉर खारिफ क्रॉप, 1% फॉर राबी क्रॉप, 5% फॉर कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। 60 million hectares कवर करेगा अक्रॉस 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। लोनी एंड लोनी फार्मर्स को दोनों को ही बेनिफिट करेगा बेसिकली। 40 million farmers they have enrolled in financial year 25। बट चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि हाई फिस्कल बर्डन का चैलेंज हो सकता है ऑन दी स्टेट बजट्स। लो क्लेम हो सकते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल सीजन, जो कि परसीव्ड बेनिफिट्स को कहीं ना कहीं ड्रॉप कर दे। इम्प्लीमेंटेशन में इशू हो सकता है। एंड सिंस 2020 पार्टिसिपेशन जो है वो वॉलंटरी हो गया है, जिसकी वजह से एनरोलमेंट रेट अमंग द फार्मर्स रिड्यूस होते जा रहा है। सो 69,515 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 26 देखा गया फाइनेंशियल एलोकेशन टू बोथ दी स्कीम्स। सो इसमें हमें एस्टिमेशन सिस्टम के लिए भी, यील्ड के लिए, वेदर प्रिडिक्शन के लिए, डेटा एक्यूरेसी के लिए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। साथ ही साथ टाइमली पे आउट कैसे हम लिंक कर पाएंगे, स्टेट का जो फाइनेंशियल एड है उसको स्ट्रीमलाइन कैसे करेंगे पेमेंट्स के साथ, वो एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पे। So that is all for today. Thank you so much everyone for joining Ansarkari. Keep watching and keep learning with us.